Hello dear students, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my second lecture on chapter 7, that is the breathing and exchange of gases. Today we are going to learn some of the important factors or some of the important mechanisms regarding respiration. So first we will discuss the exchange of respiratory gases. Exchange of respiratory gases means how the gaseous changes, means oxygen and carbon dioxide, take place in our body, in our different level of body. Okay, so before we are going to start the gaseous exchange of atmosphere and of body, we have to learn how the gaseous exchange take place. See, as you know, for any exchange there should be some mechanism which is called the diffusion. So what is diffusion? Basically in diffusion the gases are transferred from the higher concentration to the lower concentration until it make it equilibrium. So in our case, in our body, the gaseous exchange to simple diffusion mainly based on the pressure or concentration gradient take place at lungs level and the tissue level. Okay, so देखो अगर कोई चीज का एक्सचेंज होना है तो वो कुछ डेफिनेट मैकेनिज्म को फॉलो करता है, चाहे वो डिफ्यूजन हो चाहे वो ऑस्मोसिस हो. But in our case, during the exchange of respiratory gases, it will take the simple diffusion mechanism. Simple diffusion mechanism के थ्रू से जो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है वो कहाँ पे क्रिएट होता है? एक होता है लंग्स में क्रिएट होता है और एक होता है टिश्यू लेवल में जाके क्रिएट होता है. सी हम लोग को पता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में जाता है, फिर टिश्यू में रेस्पिरेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से ब्लड के साथ मिक्स होके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप से वो वापस भाया हार्ट से लंग्स में आता है. अगेन वो साइकिल को रन करता है. तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली मैनर में चलता रहता है बॉडी के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज, है ना. सो वो एक्सचेंज हम लोग को याद रखना पड़ेगा कौन सा दो लेवल में होता है. एक होता है लंग्स लेवल में और एक होता है टिश्यू लेवल में. ठीक है. नाउ यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग को जानना पड़ेगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर. दैट इज द पार्शियल प्रेशर. व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? ओके, so partial pressure means the pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called the partial pressure. मतलब air is a mixture of different gases. ठीक है, एयर का एक अलग सा प्रेशर होता है और उस एयर में से कोई एक सिंगल गैस से फॉर एग्जांपल मान लो ऑक्सीजन. तो ये मिक्सचर ऑफ एयर में जो एक सिंगल गैस ऑक्सीजन कितना प्रेशर दे सकता है, उसका प्रेशर कितना है, अगर वो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर. मींस प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called the partial pressure and is represented as PO2 for oxygen. P small letter, ठीक है. PO2 stands for the partial pressure of oxygen, or you can write PCO2, that is partial pressure of carbon dioxide. Now the unit of pressure, as we know, the unit of pressure is the mmHg. So partial pressure का यूनिट भी सेम ही होगा, mmHg. ठीक है. Now ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है ऑक्सीजन के लिए भी क्रिएट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी क्रिएट होगा. अगर ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है तब क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होगा? पहले लंग्स से ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से टिश्यू में जाएगा. ठीक है. तो मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है
फिर ब्लड में और फाइनली जाके टिश्यू में। सेम ऑपोजिट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट टू द ऑक्सीजन, टिश्यू लेवल में सबसे ज्यादा होगा, फिर वो ब्लड में आएगा, फिर वो फाइनली लंग्स में आएगा। तो ऐसे करके गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये चीज को हम लोग और इलेबोरेटली पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को कुछ यूनिट या कुछ वैल्यूज हम लोगों को जानना पड़ेगा, जो कि होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है, इस टेबल में कुछ वैल्यूज पुट किया है। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है जनरली एटमॉस्फेयर में, 1559 फॉर ऑक्सीजन एंड 0.3 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग लंग्स की बात करेंगे, लंग्स में एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज कहां पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। सो एल्वियोलाई में अगर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया 104, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया ओनली 40, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो मतलब क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन शुड डिफ्यूज in alveoli from atmosphere and carbon dioxide should diffuse out from alveoli to atmosphere, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा देखो, जब ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऐड होने के बाद वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिर से वैल्यू कितना हो गया ऑक्सीजन के लिए 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया 40, ठीक है। इसके बाद जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड मतलब मान लो आर्टरी से जा रहा है, अब आर्टरी से जाकर फाइनली कहां पे जाएगा, टिश्यू में जाएगा। टिश्यू मतलब ईच एंड इंडिविजुअल सेल नीड ऑक्सीजन फॉर परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर दैट पर्पस ऑक्सीजन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन ईच एंड इंडिविजुअल सेल ऑफ ए टिश्यू। फॉर दैट पर्पस द टिश्यू लेवल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी लेसर देन दैट। देखो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया मतलब क्या होगा, जो आर्टरी में जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इजिली टिश्यू लेवल में आ गया, ठीक है। जब टिश्यू लेवल में आ गया, एट द सेम टाइम जब आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा था तब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो 95 था, पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था, ओनली 40 था, ठीक है, ओनली 40 था, जो कि ना ऑलमोस्ट एल्वियोलाई में जितना था सेम भी इधर भी है। पर देखो जब सेल के अंदर पहुंच गया ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। तो वो CO2 गैस का इंक्रीज होगा, अमाउंट इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने से क्या हो गया, उसका पार्शियल प्रेशर जो हो गया वो 45 हो गया, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 40, यहाँ पे 45 हो गया, मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तब ऑब्वियसली क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई करेगा डिफ्यूज इन होने के लिए फिर से वेन में, क्योंकि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है ना। सो वो वेन में आ गया। सो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर देखो कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 45 और ऑक्सीजन के लिए होता है ओनली 40। तो ये चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग करके समझने के लिए कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके के होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये हो गया एल्वियोलाई, ठीक है, यहाँ पे हो गया हार्ट और लास्ट में हो गया बॉडी टिश्यू। तो देखो जैसे हम लोग चार्ट में ड्रॉ किया था, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 104 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 40, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई फाइनली क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करता है, मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, कहाँ पे? ब्लड में छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड लाइन ड्रॉ किया है, रेड लाइन मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू लाइन ड्रॉ किया है वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो, जब वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है? टिश्यू से आ रहा है। जब टिश्यू से जब ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन के लिए ओनली 40 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 45। पर हम लोगों का इधर में क्या है? एल्वियोलाई के अंदर क्या है? एल्वियोलाई के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 40 है, तो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन फ्रॉम वेना क्या था? टू एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द डीऑक्सीडेटेड ब्लड व्हिच आर प्रेजेंट इन वेना कैवा। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? लंग्स लेवल में होता है। हम लोग डिस्कस किया था ना कि ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है ये दो लेवल में होता है, एक लंग्स लेवल में होता है और एक टिश्यू लेवल में होता है। तो लंग्स लेवल में क्या हो गया? लंग्स लेवल में हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन हुआ, कहां पे हुआ? एल्वियोलाई के अंदर। कहां से हुआ? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो वेन से कैरी हो रहा था, उस वेन से फाइनली क्या हो गया? एल्वियोलाई के अंदर चला गया। जैसे हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स में लेके जाता है उसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच हैव द लेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू द एल्वियोलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये लंग्स लेवल में एक्सचेंज हो गया। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा टिश्यू लेवल में कैसे एक्सचेंज हो रहा है। यहां पे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 104 था, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होता है? ओनली 95। तो मतलब हायर प्रेशर किसमें है? एल्वियोलाई में है ऑक्सीजन का। सो इजीली ऑक्सीजन क्या हो गया? डिफ्यूज इन हो गया। कहां पे डिफ्यूज इन हो गया? पल्मोनरी वेन। क्यों पल्मोनरी वेन? पल्मोनरी वेन होता है जो कि ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करके हार्ट में लेके आता है। ये हार्ट में यह जगह में लेके आ गया। ठीक है, क्यों लेके आ गया? क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg, जबकि एल्वियोलाई के अंदर कितना होता है? 104। सो इजीली डिफ्यूज इन हो गया। तो अब टिश्यू में क्या आ गया? टिश्यू में हो गया पार्शियल प्रेशर 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो गया 40। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू लेवल में आएगा, सो बॉडी टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 95 और यहाँ पे है 40। सो इजीली ऑक्सीजन क्या हो गया? डिफ्यूज इन कर जाएगा कहां पे? ईच एंड इंडिविजुअल सेल में। ठीक है ना? सो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? टिश्यू लेवल में हो रहा है। ये टिश्यू लेवल में हो रहा है। सो लंग्स लेवल में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स में एंटर कर रहा है, और टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू या सेल में एंटर कर रहा है। तो ये गैसियस एक्सचेंज होने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट लेवल। वो प्रेशर के वजह से सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म रन होता है, जिसके थ्रू से किसी गैस का इन और किसी और गैस का आउट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो मेन पॉइंट करना है, दो पॉइंट, एक होता है लंग्स लेवल में और एक होता है टिश्यू लेवल में। इसको मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ब्लड के थ्रू से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू से, वो अभी हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट
कर सकता है। ठीक है, जनरली एक फैक्ट्स होता है, वो क्या होता है कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मल कंडीशन में है तो वो पर 100 ml ब्लड में 5 ml करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कहां पे कर सकता है? टिश्यू में लेके जा सकता है। ठीक है, तो जनरली जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है ना, दो टाइप से होता है। एक होता है 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड, मींस आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होता है उसको कैरी करके लेके जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड प्लाज्मा। तो ये दो रास्ता हो गया। फर्स्ट वे में क्या हो रहा है, 97% जो कि ना आरबीसी के थ्रू से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू से ट्रांसपोर्ट होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि आरबीसी कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, सो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एक एफिनिटी होता है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बहुत इजीली बाइंड कर जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड द आयरन। सो ये ऑक्सीजन क्या करता है, आयरन के साथ बाइंड कर जाता है। तो बाइंड करने से क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रिपेयर करता है, जिसका नाम होता है HbO2. So oxygen react with iron present in hemoglobin to produce oxyhemoglobin. Now that oxyhemoglobin should easily transport from lungs to tissue level. अब ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया, ये भी इतना भी स्ट्रांगली बाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर स्ट्रांगली बाइंड होगा तो टिश्यू लेवल में जाके ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को एसोसिएशन होने के लिए कुछ फैक्टर्स जरूर होना होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम टिश्यू लेवल में जाके जब ऑक्सीजन को रिलीज होना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन में, तो डिसोसिएशन फैक्टर्स भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स होता है, एक होता है एसोसिएशन फैक्टर फॉर HbO2 और डिसोसिएशन फैक्टर फॉर HbO2। तो पहले हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर एसोसिएशन। क्या क्या क्राइटेरिया होने से ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा? तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी वेरी हाई। हम लोग देखा भी है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एल्वियोलाई में कितना था, 104। तो मतलब ऑब्वियसली हाई पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, सेकेंड होता है लो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर जब होगा ऑटोमेटिकली H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन भी साथ साथ में कम हो जाएगा। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट में होता है लो H प्लस आयन, एंड द लास्ट वन इज द लो टेम्परेचर। तो ये जो चार फैक्टर्स होता है, ये जो चार फैक्टर होता है, ये चार फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए और एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन व्हाट? एसोसिएशन फॉर द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एसोसिएशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम Hb। हीमोग्लोबिन से वो डिसोसिएट कैसे होता है, HbO2 से डिसोसिएट कैसे होता है। तो HbO2 से डिसोसिएट होने के लिए ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एट द सेम टाइम हाई H plus ion and the high temperature. These are the dissociation factors for HbO2. ये फैक्टर्स को तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया? दो रास्ता है। एक रास्ते में क्या होता है, 97% carried by means of the formation of the oxyhemoglobin and 3% are carried through the blood plasma. Now the transport of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एज सच कोई ब्लड सेल के थ्रू से नहीं होता है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइडेड ब्लड, कभी बोलते नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग
बोलेंगे ही नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे अभी हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। वो होता है, देखो, अबाउट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। जब हम लोग ऑक्सीजन के बाद में देखा था, ऑक्सीजन में क्या था, ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम होता है, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकता है ईच 100 ml ऑफ ब्लड इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। सो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है वो जनरली 3 रास्ता फॉलो करते हैं, 3 वे फॉलो करते हैं। क्या क्या होता है। इन फर्स्ट कंडीशन 70% of CO2 can transported as a bicarbonate. बाइकार्बोनेट के थ्रू से 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है भाया ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से जा रहा है, ब्लड सेल से नहीं जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्लड प्लाज्मा कैन कैरी 70% of CO2 as a bicarbonate ion. So, to formation of the bicarbonate, there is an enzyme which is essential for that purpose, that is known as the carbonic anhydrase. So, carbonic anhydrase generally helps to form the bicarbonate. अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, देखो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हुआ, वाटर भी फॉर्म हुआ, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द hydrogen bicarbonate in presence of carbonic anhydrase enzyme. Now that hydrogen bicarbonate again dissociate into positive and negative ion. That is ion is called the bicarbonate ion. ठीक है। Now that bicarbonate ion form में blood plasma के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है from tissue to lungs. So maximum amount 70% as a bicarbonate जा रहा है प्लाज्मा के थ्रू से, 23% as a कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में ओनली 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन मतलब ऑब्वियसली हम लोग आरबीसी। सो बेसिकली ब्लड कितना अमाउंट में लेके जा रहा है, ओनली 23% लेके जा रहा है। ये कैसे होता है। जनरली हीमोग्लोबिन के पास एक एमाइन रेडिकल होता है, हीमोग्लोबिन में एक एमाइन रेडिकल होता है। इस एमाइन रेडिकल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ब्लड कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, एटलीस्ट 23%, ओके। एंड द रिमेनिंग 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। सो यहाँ पे देखो जो टोटल 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक तो 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा है एज ए बाइकार्बोनेट थ्रू ब्लड प्लाज्मा, और 5 to 7% डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रहा है। सो नियर अबाउट 77%, मतलब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो तो नियर अबाउट 75 to 77% of carbon dioxide transported through the blood plasma, only 23% roughly transported through the RBC. That's why we cannot say that is the deoxygenated blood is equal to carbon dioxide blood. कभी नहीं बोल सकते, इसीलिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। ऑक्सीजन रहने से उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन नहीं रहने से उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टर्म को यूज करते हैं। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मतलब क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड सेल के थ्रू से नहीं जा रहा है ना, वो तो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू से जा रहा है। इसीलिए हम लोग वो ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड नहीं बोल सकते, उससे हम लोग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। आइदर सिंपली आएगा एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, और क्वेश्चन दोनों को मिला के भी दे सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
तो आज हम लोग दो मेन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस किया। एक हो गया द गैसियस एक्सचेंज और द रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज ओकर इन आवर बॉडी, ठीक है, आइदर इन टिश्यू लेवल और लंग्स लेवल। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि ना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस किया। इसको अच्छे से पढ़ना, बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में हम लोग जो बुक प्रोवाइड किया है एबीसी उसमें भी अच्छे से दिया हुआ है। साथ साथ में मेरा लेक्चर को भी फॉलो करना, मेरे ख्याल से ये और भी इजी होगा वो अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।